तो देखो तो क्या कह रहा है ये, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए यूनियन बी 3/4 है, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है। तो देखो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, शायद तुम सब लोगों ने पढ़ा हो। पी ए यूनियन बी जो होता है, पी ए यूनियन बी जो होता है क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, पी ए, ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ना, ये इसका एक फॉर्मूला होता है भाई। तो यहाँ से हमें कितनी वैल्यूज पता है, पी ए यूनियन बी हमें पता है 3/4 आ रहा है, ठीक है। पी ए की वैल्यू कितनी आ रही है देखो जरा, पी ए की वैल्यू हमको काउंट करनी है, उसी से पता लगा पाएंगे म्यूचुअली हैं कि नहीं है, ये क्या है ये इवेंट्स। आप ये 1/2 है, माइनस ये कितना है 1/4 है, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू जो आएगी, पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई देख लो जरा, 3 में से 1 जाएंगे, 3 में से 1 निकाल दो यहाँ से, 3 में 1 जोड़ दो, ये तो हो जाएगा 1, और इधर से आ जाएगा -1/2। कर लोगे कैलकुलेट, 1/2 आ रही है, ठीक है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखनी है तुम लोगों को, कि पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर पी ए इंटरसेक्शन बी जो है पी ए इंटू पी बी अगर आ रहा तो ये इंडिपेंडेंट होती हैं, है ना। अब इस पर डिटेल में अगर बात आएगी तो डिटेल में हम जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो स्टैंड देखेंगे, सेट थ्योरी का छोटा सा रूल होता है ना। तो ये ध्यान रखना है तुमको, अगर ये प्रूफ हो जाए तो कैसी होती हैं दोनों इवेंट जो होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे से कोई तारतम्य नहीं होता है इनका, है ना। इसका मतलब तुम देख लो जरा, पी ए यूनियन बी कितना है हमारा, एक पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4 है, और पी ए कितना है 1/2, और पी बी बी कितना है हमारा 1/2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/4। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट बन जाएंगी हमारी, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट बन जाएंगी हमारी। समझ गई? ठीक है। जीरो होता पी इंटरसेक्शन बी, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाती है वो, जीरो हो जाए तो। लिख दूं, पी ए इंटरसेक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये दो ही इवेंट होती हैं जो हमें समझनी होती हैं बस, ठीक है ना, ठीक है। बढ़े आगे, याद रखनी है ये बात भाई, ये बातें याद रखने की हैं थोड़ी सी। ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं, ये सब प्रोडक्ट्स ऐसे समझ में नहीं आएंगे, ये एक्चुअल में सेट का रूल होता है। एक तो इस तरीके का होता है, एक इस तरीके का होता है, ऐसा होता है मैटर, है ना। तो इसको एक काम करेंगे, इसका जैसे ये बैच चल तो रही है, इस 2 सेशन के बाद में मैं तुम्हें प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा एक बार, ऐसा कर ले, बोलो है ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा तुम्हारे जो भी हो रहा है। जो जो चीजें तुम्हारे एग्जाम में पूछी गई है ना अभी तक, चाहे लास्ट ईयर से स्टार्ट हुई हैं, वो सारा कुछ बता दूंगा मैं क्या क्या है। प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा दूंगा और स्टेटिस्टिक्स का भी देख लेंगे, जो जो काम की चीजें हैं। ये ऑप्शन आएगा भाई इसका, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 6.5। वैसे तो देखो तुम सभी समझदार हो, 6.5 क्या 13 का मल्टीपल है, काम आसान तो करने का तरीका यही है एक्सएससी के अंदर, है ना। बाकी तुम करके देख लो। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो नंबर ऑफ डेज जो होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है। 365 में एक फैक्टर बनता है 73, 73 एक प्राइम नंबर भी है। तो तुम ये चीज नोटिस करना, जी दिनों जो आते हैं ना, जितने भी दिन पूछे जाते हैं मोस्टली केसेस में 73 होंगे, या 146 हो जाएंगे, या 219 हो जाएंगे, ऐसे करके 73 के मल्टीपल में निकल आते हैं। तो यहाँ पे जो दिनों की संख्या है वो 73 ही माननी है तुम्हें, तो लगभग 73 के पास पास ही आनी है, 73 जो आ जाएगा। तो 73 जो होता है ना, वो 365 जो होते हैं उसका 1/5 होता है। तो इतने साल की बात हो रही है ये लगभग, ठीक है। तो अब तो निकाल सकते हो आराम से आंसर। तो टाइम ये आ गया, प्रिंसिपल हमारा कितना है 2000 रुपये है, और मल्टीप्लाई में हमारा कितना है 6.5, और ये कितना हो जाएगा हमारा 1/5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 है, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है भाई। एक जीरो चली जाएगी,
2 जीरो ये चली गई, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 13 बार। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 26। बाकी तुम सब लोगों को एक चीज, जब भी तुम ऐसे एग्जाम में बैठते हो तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि 65 है, 65 एक 13 का मल्टीपल है, और 13 का मल्टीपल ऑप्शन में कौन सा है, 26। तो 99% चांस है कि ये आंसर बनेगा। 1% तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% चांस ये है कि तुम्हारा आंसर यही बनने वाला है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, आसान क्वेश्चन है अगेन। भाई ये क्वाड्रिलेटरल हमें दे रखा है, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमको। एक डायगोनल दे रखा है, बी डी डायगोनल दे रखा है, बी डी डायगोनल मान लो, बी डी, ए बी सी डी मतलब क्वाड्रिलेटरल बन गया हमारा, चतुर्भुज बन गया। ए एल परपेंडिकुलर है बी डी पर, और ये सी वाला भी परपेंडिकुलर हो जाएगा सी एम, और ए एल 18 दे रखी है, ये 20 दे रखी है, और इसकी जो लंबाई दे रखी है 70 दे रखी है, ये 70। ठीक है, तो क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, तो हाफ बेस कितना है दोनों का, 70, और हाइट क्या हो जाएगी, 18 प्लस 20। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 70 इंटू 38 डिवाइड बाई 2, 2 से 19 बार कट जाएगा ये, 19 गुणा 7 यानी कि 133 होता है। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, हाफ, देखो ऐसे लिख लो अलग से, हाफ बेस कितना है 70 और हाइट कितनी है पहले में 18, और दूसरे ट्रायंगल में हाफ बेस तो 70 रहेगा और हाइट कितनी है 20। तो ये इसको ऐड कर लो, ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्या निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, दोनों ट्रायंगल का एरिया जो ऐड कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा बनना है, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, 1330। आगे बात समझ में, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, दम नहीं है। और तुम लोग नोटिस कर रहे हो उस चीज को, खैर ये 20 तारीख वाला थोड़ा सा सिंपल है 18 तारीख की अपेक्षा, लेकिन लगभग 19-20 का ही फर्क है दोनों पेपर में। और ये समझ लो तुम 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो कुछ दुख देंगे तुम्हें, अदरवाइज 25 से 27 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डुएबल है, आराम से कर सकते हो, जिन क्वेश्चंस को तुम्हें करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर तुम 27 भी करके आते हो तो बहुत अच्छा है ये। 27 गुणा 3 कितने होते हैं, 81 नंबर हो गए, 3 नंबर का क्वेश्चन है एक। समझ रहे हो मेरी बात को, आराम से हो सकते थे, 25 से प्लस तो आराम से करके आ सकते थे तुम इस पेपर में, अगर तुम्हें कुछ भी मतलब तुम्हें ये तुमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी ना, कुछ पढ़ा उस केस में भी। चलो भाई, कॉस ये ऑप्शन है, कॉस ये वाला है, कॉस 27 डिग्री है भाई। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री रेशोज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रेशोज का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर कॉस ए इक्वल्स टू साइन बी लिखा है, या 10x इक्वल्स टू कॉट वाई लिखा है, या कहीं पर कॉसेक थीटा इक्वल्स टू सेक फाई लिखा है, मतलब ऐसा अगर कहीं पर भी तुम्हें दिखता है तो ये तभी पॉसिबल होता है या तो थीटा प्लस फाई 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री रेशोज बोले जाते हैं ये, या ए प्लस बी 90 डिग्री बना दें, या ए प्लस बी 90 डिग्री बना दें, ऐसा तभी पॉसिबल होता है ना, एक्स प्लस वाई 90 डिग्री बनाएंगे। और बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है इसका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कॉसेक 27 डिग्री है और कॉस 63 है। कॉस 63 को क्या मैं साइन 27 डिग्री लिख सकता हूं, ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉस 63 और साइन 27 दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रेशोज होते हैं ये एक तरीके से। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से बात को, कॉस 27 डिग्री की बात हो रही है यार, ठीक है, ये 27 डिग्री मैंने ले लिया। कॉस क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बताइए सबको ये चीज, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी हमारी अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ जानी चाहिए भाई,
इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ तुम लोगों से, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है इसमें, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे क्या चाहिए, कोसेक 27 डिग्री चाहिए, कोसेक 27 डिग्री माइनस साइन 27 डिग्री चाहिए हमको, ठीक है। कोसेक 27 डिग्री माइनस साइन 27 डिग्री चाहिए हमको। तो कोसेक 27 डिग्री क्या होगा बताओ जरा, क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा ये, और साइन क्या हो जाएगा इसका उल्टा, अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू हो जाएगा, उल्टे तो होता है कोसेक का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या होगा, क्यू स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएंगे प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई क्यू इंटू ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रहेगा नीचे। चले जाएंगे ये, तो पी स्क्वायर अपॉन ये वाला ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक अप्रोच पर आधारित क्वेश्चन है, बेसिक फंडामेंटल की आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, साइन कोस टेन क्या होते हैं, इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है, बताओ। हाँ नोट कर लो आराम से, मैं लिख भी देता हूँ, ये तुम्हारा क्या है, बेस है, ये बेस है हमारा, आधार, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, देखिए कर्ण है ये हमारा, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है ये लंब है, ये आधार है, ये हमारा कर्ण है। तो अब यही दिमाग में बिठाना है तुम लोगों को, प्रीवियस ईयर, बस प्रीवियस ईयर करने हैं, उसका सबसे बड़ा यूज तुम देख ही पाओगे। दोनों पेपरों में भी तुम्हें सिमिलरिटी मिलेगी, 20 तारीख का पेपर है, 18 तारीख का, 2 ही पेपर हुए थे, 20 और 18 दोनों के पेपर में भी तुम्हें सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, है ना, क्वेश्चंस का लेवल लमसम सेम ही है। बढ़ा जाए फिर आगे। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा, बता दो अब मुझे तुम लोग। A is to B 2 is to 3 है, B is to C 5 is to 7 है, बताओ C is to A पूछा गया है, बता दोगे भाई, A B C। अब इसमें तो क्या ही टाइम लगाना है, बस लिख देते हैं, A B C है, A और B का रेशो कितना दे रखा है, 2 is to 3 दे रखा है, B और C कितना दे रखा है, 5 is to 7 दे रखा है, यहाँ 3 कर लो, यहाँ पे 5 कर लो, तो 10 21 और मल्टीप्लाई कर लो, 10 21 और 10 15 और 21, तो बी सी और ए पूछे 21 और 10, ये ऑप्शन हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये तो कर लिया हुआ सबने, इजी है, आसान सा क्वेश्चन है, बोलो बड़े। 14.5, देखो मीडियन जो होती है ना, जैसे क्या क्या लिख रहे हैं मैं लिख देता हूँ एक बार, 12 13 16 18 14 19 13 17 15 और 11, तो इनका अगर मीडियन पूछा जाए तो एक चीज दिमाग में बिठा लो, इनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे करके तुम अरेंज करो इन्हें, असेंडिंग में कर लो, असेंडिंग में अगर तुम करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 है, तो 10 अगर जैसे टर्म्स अगर इनकी कैसी आ जाए, ऑड आ जाए, तो मिडिल टर्म हो जाएगी, और अगर टर्म इनकी आ जाए इवन, तो जो मिडिल टर्म है और उससे अगली टर्म जो होती है उनका आधा कर दो। तो पहले तो इन्हें देखो, सबसे पहले 12 है, फिर 13 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर ये आ जाएगा 15, 11 भी है, तो एक सेकंड, तो फिर तो 11 है, 1 2 3 4 हो गई, 4 के बाद 5वां नंबर कौन सा आएगा, 14 आ जाएगा, और 14 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, 15, इसका मुझे क्या करना है, आधा करना है, यानी कि 29/2,
तो 14.5 आ जाएगा, 14.5 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड आ जाए तो याद रखो मीडियन जो होगी वो होगी n/2, सॉरी n/2 लिख रहा हूँ, मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म, मीडियन क्या हो जाएगी हमारी, मिडिल टर्म। ठीक है भाई। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ जाए तो मिडिल टर्म कोई होगी ही नहीं। ठीक है, तो जितनी भी टर्म है ना, तो जैसे मान लो n टर्म्स हैं तो n/2 टर्म्स जो होगी, है ना, और n/2 + 1 टर्म जो होगी आधी से अगली वाली, उसका क्या करना है तुम्हें, आधा करना है। nth टर्म का nth का आधा। ठीक है, तो मिडिल टर्म कौन सी आ जाएगी, यही वाली आएंगी दोनों। अगर, और याद रखना तुम कैसे इनको अरेंज करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लेना इनको, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। है, इवन है, तो 5 में और छठवां लिया है ना मैंने, इसीलिए 10 है ना, तो 10 का आधा 5वीं टर्म हो गई और 6वीं टर्म हो गई, तो 5वीं और 6वीं टर्म का आधा करना है ना। ये nth/2 का मतलब है जितनी टर्म्स हमारी हैं 10 हैं, तो 10 की आधी कौन सी होगी, 5th मिडिल, और nth/2 की +1 अगली टर्म जो होगी 6वीं, उसका आधा करना है, उनका एवरेज। बढ़े आगे बोलो। क्या कह रहा है, अमित गेट्स 6% इंक्रीज इन हिज सेल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर एंड 20% इन द सेकेंड ईयर, विद दैट हिज प्रेजेंट सेल इज 254,400। कर दो जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का भाई। क्या आ रहा है, जिन्होंने नहीं किया भाई कर लो एक बार, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो यार। दो लगा रहा है, देखो भाई, अमित गेट 6% इंक्रीमेंट इन हिज सेल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर एंड 20% इन द सेकेंड ईयर। दो तरीके हैं तुम्हारे पास, मैं क्या करता हूँ, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा देता हूँ, है ना। तो 6% है, 6% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हो बताओ, 6% होगा 2 × 6 3/50 हो जाएगा, और 20% को कितना लिखते हो, 1/5 लिखते हो। तो दोनों बार वैल्यू बढ़ रही है, एक बार तो 50 से जाएगी 53, और एक बार वैल्यू जाएगी 5 से 6, 5 से 6। तो ये देख लो तुम लोग अब, आ, 2 साल के बाद जो हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 254,400। तो ये वैल्यू मिल रही है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6×3 = 18 हो जाएंगे, कैरी करेगा एक, ये 318 की वैल्यू आ रही है एक तरीके से, और ये कितना आ रहा है, 250 आ रहा है। तो तुम चाहो तो इस रेशो से कर सकते हो इसको। ठीक है, और प्रेजेंट में हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, तो ये इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 254,400। ठीक है भाई, लगभग 8 बार, 18 × 8 = 144, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 800। तो 250 × 800 करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए आ जाएगा। इससे कर सकते हो, इजीली हो जाएगा।
रेशो से भी मतलब बहुत सारे तरीके हैं सोचने के। मैं मेरे पास एक्स रुपए हैं, एक्स रुपए को मैंने पहले 6% बढ़ाया, यानी कि 50 से 53 हुए। फिर एक बार मैंने 20% बढ़ाया, यानी कि 5 से 6 हो गए। तो मुझे कितने मिल रहे हैं? 254400 मिल रहे हैं भाई मुझे। ऐसे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना? दोनों तरीके से कर सकते हो तुम। यहाँ से भी एक्स की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, 2 लाख मिल जाएगी। एक बार 106/100, एक बार 120/100, लगातार 2 बार वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, तुम्हें बस रेशो चेक कर लेना है, या फिर ऐसे कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी। 2 साल में जो बढ़ रहे हैं पैसे, है ना? इससे कर लो। ठीक है, बढ़े आगे, बोलो। चलो, ये देखो, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये, एफ इंटू एच। यही रहता है मीडियन के लिए फॉर्मूला। याद रखना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। स्टेट का पूरा पूरा उठा के दिया है इन्होंने, है ना? ये तो मैं याद ही रखना पड़ेगा यार। ठीक है ना? अब क्या क्या है ये तुम देख लो। एल की वैल्यू क्या आएगी? जैसे मान लो हमारे पास कौन कौन सी दे रखी है, हमें ये रखी है। तो जैसे एन क्या होता है? जैसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, संचयी, हिंदी बोलते हैं संचयी बारंबारता, सुनी हो शायद किसी ने, संचयी बारंबारता या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना? तो क्युमुलेटिव क्या होती है? जैसे 9, 9 में 16 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी यहाँ? 25। इसमें 24 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 49। 49 और 15 64। 64 और 4 कितनी हो जाएगी? 68। ये वैल्यू है तुम्हारी एन की। एन कितना आ रहा है? 68 आ रहा है। ठीक है, तो और अब तुम्हें क्या देखना है, समझना बात को। n/2 कितना होगा? 68/2 हो जाएगा, यानी कि 34 होगा। तो तुम देखो 34 से ज्यादा या 34 कौन सी वाली जो है क्लास दिख रही है अपने को? वाली दिख रही है? अरे हाँ के नहीं, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट कितनी है इसकी? 40। ये बेटा एल की वैल्यू होती है 40, ये होगी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। एल जो क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होती है। एच क्या होता है? जितने का गैप होता है इनके बीच में, है ना? एच होता है जितने का गैप होता है। एच हमारी कितनी आ जाएगी? गैप कितने कितने का चल रहा है इनके बीच में? 20-20 का चल रहा है। ठीक है, और क्या देखना है भाई अब इसमें? ये सी एफ कौन सी होगी? इस वाली एक पहले की होती है ना? ये जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
ठीक है, करो, देखता हूं मैं। ठीक है, चलो चलो चलो, चल रही है, चल रही है। तो भाई ये फॉर्मूला बेस्ड है यार, ठीक है, इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट लगा नहीं पाएंगे हम लोग। दैट्स वाई स्टिक टू दिस फॉर्मूला ओनली। चलो भैया बता दो, जल्दी जल्दी आंसर बता दो यार। आ रहा है, सही हो जाए भाई। आ रहा है। प्रेजेंट एजेस ऑफ स्वीटी, स्वीता एंड सुमन आर इन द रेशियो 4:5। 6 years बैक द रेशियो वॉज 2:3। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ, भाई इससे आसान क्वेश्चन और क्या ही होगा। आज प्रेजेंट एज है 4:5। 6 साल पहले की बात अगर हम करें, तो 6 साल पहले जो था वो 2:3 था। तो इनके मध्य में जो अंतर है वो बराबर ही है। ठीक है, ये प्रेजेंट वाला मामला है। तो ये दो दो का फर्क दिख रहा है तुमको, ये दो की वैल्यू 6 साल हो गई, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3। हमें किसकी चाहिए, स्वीटा की। स्वीटा की कितनी आ जाएगी, 12 कर दो, 12 years। बड़े आगे यार, इसमें तो कुछ है नहीं ना। बोलो भाई, 6 साल पहले जो थी एज वो 2:3 थी। आज प्रेजेंट में कितनी है। मैंने कल भी तुम लोगों को एक चीज बताई थी, एज का डिफरेंस कभी भी अलग अलग नहीं होता है। एज का डिफरेंस दो लोगों के बीच में हमेशा कैसा रहता है, इक्वल रहता है। तो ये एक है, ये एक है, इक्वली दे रखा है, तो अब कुछ मैनेज करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। यहाँ कितने का फर्क दिख रहा है, 2 का। तो एक्चुअल में 2 का फर्क कितने के बराबर आ गया, 6 साल के बराबर। तो एक की वैल्यू 3, तो 4 की वैल्यू 12 आ गई। बोलो भाई, हो गया होगा तो सबका है ना। बढ़े फिर आगे, बोलो, स्प्लिट करते हैं इसको जल्दी से। देखो क्या कह रहा है, ये आ रहा है इसका। साइन ए की वैल्यू दे दी यार हमें, ठीक है। कॉस ए -2 tan A और साइन ए, देखो परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेन्यूज है 13। तो भैया बेस हो जाएगा 12, 5 12 13 कल बताया था, ठीक है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, -2 10, 10 कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5/12 हो जाएगा, डिवाइड बाई साइन ए 5/13 और प्लस में 3 tan A। देखो तुम्हें एक चीज बताऊं इसमें मैं, एक बात बताऊं मैं तुम्हें। देखो ये तो हट ही जाएंगे, 13 12 सबके कैसे दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। ऊपर वाला कैलकुलेट कर लो, बस आंसर आ जाएगा तुम्हारा। 12 12 144, 10 धाम का 130, ऊपर 14 आना चाहिए, बस देख लो कौन सा आंसर है। यही है भाई, बेस सबका 255 है। लॉजिक समझ लो तुम लोग, ये 13 12 कट नहीं है, यही रहेगा बेस। बेस 255 नहीं रहना है, छोड़ो इसे, इस पे फोकस कर लो बस, ऊपर ऊपर है ना। 12 12 144 और 13 का मल्टीप्लाई इधर, कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, देख लो 14 कहाँ है, आ गया आंसर। नहीं तो पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा फिर तुम्हें, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। नहीं तो फिर पूरा देखो, 13 12 ये कट नहीं है, 13 12 156 होते हैं, ये कटना ही है। पूरा कर देता हूं मैं, 144 -130/156 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई 12 5 60, 15 × 13 195, तो कितना हो जाएगा 255, डिवाइड बाई 156। अब बताओ जरा मुझे, ये गए, ये कितना हो जाएगा, 14/255 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 225 कैसे आ जाएगा, 13 × 13 अच्छा 169।
15 गुणा 13 ही आ रहा है यार ये तो। 255 भी लिख लेना तो यहाँ पे मिस्टेक है, 255 ही आएगा। ठीक है, सही कर लेना इसको, 255 ही आएगा। 255 ही आएगा, हो सकता है राइटिंग मिस्टेक है मेरे पे, चेक कर लेना, नहीं तो पेपर तो आ ही गए हैं, एक बार चेक कर लूंगा मैं, है ना। 255 ही होगा जहां तक है, 225 गलती से लिख दिया है, 255 ही है ना। 480 आदि दिया टुगेदर हैव 1440 रुपीज। 3/10 ऑफ आदिज अमाउंट इक्वल टू 3/5, बताओ। 3/10 जो आदि भाई साहब का है वो 3/5 है दिया का। ये गए 5 से 2 बार, तो आदि और दिया का रेशो कितना आ गया, 2:1। पूछा किसका है हमसे, दिया का। 2 और 1 3 की वैल्यू दे रखी है 1440, एक की वैल्यू कितनी आ गई, बताओ क्या क्वेश्चन दिया है, हैं? देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन दिया है, मेंस में है ये। ऐसे क्वेश्चन से कोई फायदा नहीं होना, सभी करते हैं। ऐसे क्वेश्चन से क्या फायदा है, ऐसे क्वेश्चन से फायदा ये है कि बस ठीक है नंबर बढ़ते जाएंगे सबके, सब कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को भाई, जो मेंस में जा रहा है वो कर ही लेगा इन क्वेश्चंस को, ऐसा तो है नहीं कोई इन क्वेश्चंस को छोड़ देगा। ठीक है ना, तो बढ़ जाऊं इसमें तो आगे मैं। 3/10 आदि का, 3/5 दिया का, 2 और 1 का रेशो आ गया, 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 1440, एक की वैल्यू पूछिए दिया की 480 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो 22 है, 11 चेक कर लो यार, कुछ तो करो, दिमाग लगा लिया करो, 11 12 लगाओ, 11 लगाओ। 11 का क्या है, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 7 और 4 11, भाई ये तो हो रहा है। 5 6 7, 7 और 4 11 नहीं हो रहा, 4 और 1 5 नहीं हो रहा, 5 और 5 नहीं हो रहा, आंसर यही आएगा है। 11 का मल्टीपल चेक कर लो कौन सा है, 11 की डिविजिबिलिटी पे आधारित प्रश्न है ये, सोल्यूशन करने वाले नहीं है। सोल्यूशन करोगे तो अब तुम्हारी इच्छा है मैं करूं, मैं लिख देता हूं, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, यानी कि रेडियस कितनी आ गई 28, कौन की रेडियस, कौन ये होता है ये वाला, ये वाला कौन है तुम्हारा, ठीक है। इसकी रेडियस दे रखी है 28, 28 आते ही दिमाग में जोड़ डालना, पर वो बनेगा ये, एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल, ये हमें दे रखा है 3080। ठीक है भाई, तो भैया काटो 22 से, 22 से कम 22, 22 चौके 88, 28 पंजे 140, एल बराबर 35 आ गई, एल बराबर 35 आते ही 3 4 5 तो 21 आ जाएगा ये, देखो 28 21 35, 3 4 5 का रेशो बन गया, राइट एंगल बनता है ना। तो हाइट कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर, हाइट कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है इसका आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कितना है हमारा 21, 7 तिया 21, 8 देख लो पीछे, 8 8 64, 4 4 दूनी 8, एक ही ऑप्शन की यूनिट डिजिट 8 आएगी। ठीक है ना, इसके देखो फॉर्मूला टिप्सों पे रहने चाहिए तुम लोगों को, है ना, ऐसे नहीं है। बाकी ये रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट, ये तीनों क्या हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड ही तो हैं। ये 28 दे रखी है, ये 35 दे रखी है यार, थोड़ा सा अनुमान लगाओ ना, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, यानी कि ये 7 into 4 है और ये 7 into 5 है, यानी कि 3 4 5 का मसला बनना है यहाँ, तो 7 into 3 बनने की संभावना है ना इसकी, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल का अपना। 7 24 मतलब क्या कितना है, कितना 28 21 35, 21 28 35 ऐसे मान लो। ठीक है,
अरे भैया कितने रह गए? 2-3 रह गए, कर लो तो चलो फिर। ये कितना दे रखा है? ए प्लस बी। और ये कितना दे रखा है? ए माइनस बी। तो लिख लो भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आएगा? 4 टाइम्स ऑफ ए बी। लिख लो इस चीज को, है ना? बेसिक एलजेब्रा का मामला है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 चौके 16 प्लस 6, 16 और 6 22 दूनी। अगर ऐसा दिया है, एक्स यहां पे लिख देता हूं, एक्स बराबर दे रखा है हमें ए प्लस बी, और वाई बराबर हमें दे रखा है ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ के देखो, यही आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके देखो, यही आएगा 4ab। चलो तो 2 भी कर ही लो अब, इतने करें तो 2 भी निपटाई लेते हैं। सही कह रहा हूं ना? करा दूं ना? ओके। यार देखो, एलसीएम में क्या देखना, ध्यान देना, सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 की। 2 की 3 है पावर, यानी कि खत्म कहानी इन दोनों की। पहले तो 9 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3, यानी कि इसकी भी खत्म कहानी। कौन सा आंसर है? डी, सबसे बड़ी पावर। और एचसीएफ में कॉमन पावर देखते हैं, कॉमन है ना, छोटी छोटी कौन सी कॉमन बच गई वो हमारी। ठीक है, सबसे बड़ी पावर चेक कर लो, बस आंसर आ गया। अगेन, अगेन ए की पावर -1। अरे तेरी तो ये तो खत्म ही होगी कहानी। A11, ओके ओके। ए की पावर 1, ये खत्म। चलो, यही है भाई। तुम खुद सोच के देखो क्या क्वेश्चन दिए हैं। मैं खुद सोच रहा हूँ मेंस में आए हैं ये क्वेश्चंस हैं। अब तुम ये सोच रहे होगे, यार यही पेपर देना था हमको तो, हैं? फ्री में भी आता है इस तरह? फ्री में मुझे लगता है प्री और मेंस में कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं किया है। सिर्फ फर्क कहां पे किया, हमने प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स वगैरह के जो क्वेश्चन दिए हैं, मतलब ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन, मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी उस लेवल के दिए हैं कि जो हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को। मतलब दिमाग नहीं लगवाया कहीं पे भी तुम्हारा, कहीं बच्चे का दिमाग खर्च हो जाए। ठीक है, चलो ठीक है, तो भाई थैंक यू। शेयर कर देता हूँ इसको मैं।